हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ का रिवीजन क्लास में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कराया जा रहा है विथ कॉन्सेप्ट। हम लोग इसके पहले 2024 का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि इसमें हम 2 से 3 साल मान के चलिए 3 साल का क्वेश्चन हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आप अगर अच्छे से सब सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखते हैं तो फिर आसानी से आप ऑब्जेक्टिव में 50 ला सकते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो जरूर एक बार वॉच करके देखिए, लगेगा कि आप आसानी से एक बार लास्ट में आपको एक मैराथन क्लास मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, जो हो सकता है कि 3 घंटे को हो लगातार, जिसमें आपको पहले ये सब वीडियो देख लेना, उसके बाद उसको देख लेना, आसानी से 50 नंबर आ जाएगा। इसलिए कि दोगुना क्वेश्चन रहता है, दोगुना क्वेश्चन में कभी भी 50 क्वेश्चन बनाना मुश्किल बात नहीं है, वो भी मैथ में। चलिए चलते हैं, हम लोग आज का डिस्कशन करते हैं। और पीछे जो भी डिस्कशन हम किए हैं उसका पहले से ही पता ही है आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे हैं अगर इस वीडियो को, तो कम समझ में आने वाला है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले क्या करना है कि जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, जाके प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। किस नाम से? द मैथ रिवीजन क्लास के नाम से मिल जाएगा, क्लास 12 का, जिसमें आपको सारे वीडियो अवेलेबल है। चलिए चलते हैं, आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तल दिया हुआ है, समतल दिया हुआ है, जिसको प्लेन भी कहते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो समांतर तल का समीकरण बताना है कि कौन समांतर तल है। इसके पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, ये अब रिपीटेशन क्वेश्चन है। 2022-23-24 में भी पूछा गया है। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो रिपीट करता है। तो दो तल अगर मानते हैं, एक तल का समीकरण L1 मानते हैं और एक तल का समीकरण L2 मानते हैं, और दोनों का दोनों कैसा है? समांतर है। जब दो तल समांतर होते हैं, मान लो कि एक तल का समीकरण, या इसको हम ज़्यादातर पाई से दिखाते थे, एक को पाई 1 मान लेते हैं, एक को पाई 2 मान लेते हैं। तो दो तल अगर समांतर होते हैं तो उनका जो अभिलंब का दीर्घ अनुपात होता है, किसका? अभिलंब का। तो जो अभिलंब का दीर्घ अनुपात होता है, उसके दीर्घ अनुपात का अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको A1/A2 लिख सकते हैं, बराबर होते हैं। ये कैपिटल से भी दिखाया जाता है, B1/B2 बराबर होता है C1/C2 का। ये किसी भी समतल का जो अभिलंब का दीर्घ अनुपात कौन होता है? जो XYZ का गुणांक होता है, वही अभिलंब का दीर्घ अनुपात होता है। ठीक है, तो जो तल दिया हुआ है यहाँ पे, इस तल का अगर हम लोग दीर्घ अनुपात का बात करेंगे, मतलब A1, B1 और C1 का बात करते हैं, कैपिटल में भी बहुत जगह लिख देते हैं, यहाँ पर स्मॉल में भी लिख रहे हैं। तो जो तल का XYZ का गुणांक होता है, वही अभिलंब का दीर्घ अनुपात होता है। तो x का आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा। y का आगे कितना लिखा है? -8, तो -8 होगा। और यहाँ पर z का आगे कितना लिखा है? -9, तो -9। अब ये किसके साथ अनुपात बराबर होगा, यही हम लोग को डिसाइड करना है। अगर हम पहला वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन में यहाँ पे 1 है, 8 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, देख लिया जाए तो ये दोनों प्लस में है, तो ठीक है, ये प्लस के साथ ये माइनस का अनुपात लेंगे तो निगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में है तो ये प्लस के साथ प्लस ही रह जाएगा। तो ये ऑप्शन होने वाला है नहीं। इसलिए कि बराबर तभी आएगा जब ये दोनों निगेटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव, तो अनुपात लेंगे तो निगेटिव आएगा। इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव का अनुपात निगेटिव ही आता है। और यहाँ आगे प्लस में प्लस रहेगा तो इसका अनुपात हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो अभी से बराबर होगा नहीं। तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर निगेटिव का अनुपात ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होने का चांसेस है। तो इसका दीर्घ अनुपात लिखते हैं। इसका दीर्घ अनुपात लिखेंगे तो इसको A2, B2 और C2 मान लेते हैं। तो इसका दीर्घ अनुपात जो x का आगे है वो 1 हो गया, यहाँ पर -8 हो गया, फिर -9 हो गया। ये दोनों का दीर्घ अनुपात ही बराबर हो गया, तो अनुपात ऑब्वियस है कि बराबर होगा ही है। इसको बट्टे में भी लेंगे तो कट के सब 1 ही आ जाएगा। तो दीर्घ अनुपात ही बराबर हो गया, तो ये समांतर कहलाएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इसका दीर्घ अनुपात है वही इसका भी दीर्घ अनुपात है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी ही तक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और भी आगे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, उसका अनुपात बराबर नहीं होगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर कभी भी सदिश का स्क्वायर निकालने के लिए देगा, तो सदिश का स्क्वायर निकालने के लिए देगा तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी सदिश का स्क्वायर का मतलब होता है कि वो सदिश का डॉट प्रोडक्ट, दो सदिश ए डॉट ए का मान ही होता है सदिश ए के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। या उसके परिमाण के स्क्वायर के भी बराबर हम लोग बोलते हैं कि उसके परिमाण के स्क्वायर के, किसी भी सदिश का स्क्वायर का मतलब ही है कि उसका परिमाण के स्क्वायर को बराबर होता है। मतलब तो बोल सकते हैं इसका जो परिमाण आएगा उसी को क्या करें, स्क्वायर कर दिया, दोनों को डॉट कर दे, दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ए का परिमाण के स्क्वायर के ये बराबर होता है। तो किसी भी सदिश का स्क्वायर उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका परिमाण, किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकलता है, तो परिमाण निकालने का तरीका होता है कि जो घटक होता है उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। आई घटक का कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर। जे घटक है नहीं तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। के घटक कितना है, -4 है तो -4 का स्क्वायर। यही परिमाण है, इसी का क्या कर देना है, इसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, 4 4 16, तो 3 3 के 9, 4 4 16, तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब 25 का यहाँ पे स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर तो रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आप लोग को। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सदिश दिया हुआ है 3i कैप माइनस 9j कैप की दिशा में इकाई सदिश बताना है। तो इकाई सदिश निकालने का, या इसको हम लोग मात्रक सदिश भी बोलते हैं, यूनिट सदिश के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नाम से जानते हैं हम लोग। इसको मात्रक सदिश भी बोलते हैं या इकाई सदिश भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखें, इकाई सदिश भी बोलते हैं, मात्रक सदिश बोले या इकाई सदिश बोले। इंग्लिश में इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ऐसे कोई सदिश अगर दिया है ए, तो इसका अगर मात्रक सदिश निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक है सदिश ए डिवाइडेड बाई ए के परिमाण से क्या कर देते हैं, भाग कर देते थे, तो वो मात्रक सदिश में बदल जाता है, वो मात्रक सदिश में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो सदिश दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जो सदिश दिया हुआ है उसके परिमाण से भाग करेंगे तो ये इकाई सदिश में बदल जाएगा। 3i कैप माइनस 9j कैप, ये आई कैप लिखे या वेक्टर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब इसके परिमाण से क्या कर देना होगा, इसमें भाग कर देना होगा। तो परिमाण कैसे निकलता है अभी बताया थोड़ा देर पहले, घटा का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, के वाला है नहीं तो के वाला लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 के स्क्वायर लिख भी सकते हैं लेकिन वो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस 9j कैप। अब नीचे में देखेंगे 3 3 के 9, 9 9 81, तो 81 में 9 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इससे ऑप्शन एक मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वैसे इस प्रकार का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन कौन ज़्यादा रिपीट करता है, और उसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, बस उसका निकालना सीख लेना है। हम तो यहाँ बता ही रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर वीडियो को देखना होगा। ये सब के सब रिपीटेशन क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डॉट प्रोडक्ट सबको पहले से पता है, निकालने का तरीका बता दिया गया है कि जो डॉट प्रोडक्ट में आई वाला घटक आई के साथ गुना होता है, जे वाला का घटक जे के साथ गुना होता है, के वाला घटक के साथ गुना होता है। ठीक है, के वाला घटक के साथ गुना होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आई के घटक आई के साथ गुना करना है, तो यहाँ आई का घटक 1 है, यहाँ पे आई का घटक 7 है। जब यहाँ पर आगे में कुछ नहीं लिखा है तो उसका घटक कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 1, सबको जोड़ते जाते हैं हम लोग। जे का घटक यहाँ पर आगे में कितना है, -1 है, तो -1 लिखाएगा, तो यहाँ -1 हो गया। यहाँ पर जे का घटक कितना है, -8 है, तो -8 हो जाएगा।
प्लस के का घटक यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, 9 यहाँ पर के का घटक है तो 9 लिखाएगा। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं तो 1 में 1 से गुना होगा 1, -8 में -1 में -8 से 2 माइनस में तो गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा तो +8 हो जाएगा, 9 में 1 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 1 9 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है कितना है 18 आ रहा है, लेकिन 18 ऑप्शन में है नहीं तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ होगा, एक बार चेक कर लेते। और सॉरी यहाँ पे आई का घटक 1 है, यहाँ आई का घटक 7 है, ये 7 छूट रहा था। ठीक, तो ये 7 आएगा। तो 8 7 15 15 9 15 9 25 हो जाएगा, 15 9 24 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान दें तो डॉट प्रोडक्ट निकालने आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें एक फिर से समतल का समीकरण दिया हुआ है। तो इस समतल द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड निकालना है। तो कौन सा अंतःखंड निकालना है, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो इसके लिए बताया गया जब भी एक्स अक्ष का अंतःखंड निकालना रहता है तो इसमें वाई और जेड का जो मान होता है वो क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। जब एक्स अंतःखंड निकालना रहता है तो वाई जेड 0 हो जाता है। तो एक्स एक्सिस या एक्स अंतःखंड हम लोग लिख सकते हैं। एक्स अंतःखंड अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्स अंतःखंड में इसमें क्या करना है वाई और जेड को 0 कर देना है। इसमें वाई और जेड को 0 करेंगे 3x + 4 × 0 + 5 × 0 बराबर 13। ठीक, तो ये 0 हो गया तो 3x बराबर क्या हो गया 13 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13/3 हो जाएगा। तो यही x अंतःखंड निकल के आ गया। जब भी y अंतःखंड बोलेगा तो उसमें क्या करना है x y को छोड़कर बाकी 2 को 0 कर देना है, z बोलेगा तो z को छोड़कर बाकी 2 को 0 कर देना है। और वही जो x y z का मान आता है तो x का मान आया तो यहाँ पर x अंतःखंड कहलाता है। तो 13/3 क्या हो गया x अंतःखंड हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन ले लेते हैं। बात किया जा रहा है कि एक तल का समीकरण दिया हुआ है और एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बार आ चुका है। अब यहाँ पर ये बार बार रिपीटेशन कर रहा है, इसको ना रट जाना है। क्या रट जाना है तो देखा जाए तो अगर रेखा को हम लिखते हैं तो रेखा अगर 2 रेखा क्या होता है समांतर होता है। क्या होता है 2 रेखा का समांतर होता है तो उसका कंडीशन होता है उसके जो दीर्घ अनुपात होते हैं मतलब a1/a2 उसका अनुपात बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। अगर रेखा पहला रेखा लंब है अगर दूसरे रेखा पे अगर पहला रेखा लंब होते हैं दूसरे रेखा पे तो उसका कंडीशन होता है कि उसका गुणनफल जो होता है a1a2 + b1b2 + c1c2 बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ये दीर्घ अनुपात होता है रेखा का दीर्घ अनुपात हम लोग कौन होता है तो रेखा का दीर्घ अनुपात जो होता है ax1/a बराबर y1/b बराबर z1/c बराबर यही तो जो नीचे ये लिखा रहता है वही इसका क्या होता है दीर्घ अनुपात होता है। यही a1 b1 c1 होता है, a2 b2 c2 होता है 2 रेखा के लिए। एक कंसेप्ट आता है कि अगर 2 तल है कितना है 2 तल है तो अगर 2 तल समांतर है अगर 2 तल क्या है समांतर जो कि अभी हम लिखे भी थे तो फिर सेम ही यही कंडीशन आता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तल का समीकरण कैसे अगर a1 a2 के टर्म में लिखे तो a1x + b1y + c1z बराबर d लिख सकते हैं बराबर d भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये एक्स वाई जेड के जो आगे रहता है वही दीर्घ अनुपात होता है अभिलंब का तल का अभिलंब का। ठीक,
तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड का आ गया, यहाँ पर जो नीचे में रहता है वो दीर्घ अनुपात होता है, रेखा में जो नीचे में रहता है वो दीर्घ अनुपात होता है, और तल में जो एक्स वाई जेड का गुणांक होता है वो दीर्घ अनुपात होता है। बस यही ध्यान में रखना है। तो दो तल अगर समांतर होगा तो यही कंडीशन होता है। अगर लंबवत होगा तो सेम कंडीशन यहाँ पर होता है, लंबवत भी होगा तो सेम कंडीशन होगा। तो जब लंबवत होगा तो यहाँ पर सेम कंडीशन होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा, तो C1 C2 बराबर 0 होगा। तो ये कंडीशन भी ध्यान में रखना है, ये कंडीशन ध्यान। अब लेकिन हम लोग बात करते हैं कि जब एक रेखा और एक तल रहेगा, क्या रहेगा, जब एक रेखा एक तल रहेगा। एक रेखा हो गया, ये एक रेखा है और ये एक तल है, जैसे एल और पाई लिखते थे। एक रेखा है और एक क्या है, तल है, जो कि एक दूसरे के क्या है, समांतर है। जब रेखा और एक तल एक दूसरे के समांतर होगा तो उसके दीर्घ अनुपात का गुणनफल जो होगा, उसका जो दीर्घ अनुपात का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये चेंज हो जाता है जब एक रेखा एक तल होता है तब। अगर लंबवत होगा, अगर लंबवत होगा तो उस केस में क्या होगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। तो ये उल्टा हो जाता है जब एक रेखा एक तल होता है तब। लेकिन अगर रेखा रेखा रहेगा, तल तल रहेगा तो ये दोनों के समान रहता है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी एक रेखा एक तल है, एक रेखा और एक तल है। तो जब एक रेखा और एक तल है तो इस केस में भी वही चीज़ होगा यहाँ पे कि इसका ये तल का समीकरण है, तल में जो एक्स वाई जेड के आगे है वही दीर्घ अनुपात होता है, और रेखा में जो नीचे लिखा रहता है वो दीर्घ अनुपात होता है। दोनों को क्या बोला है, समांतर है। दोनों के दोनों क्या है, समांतर है। जब दोनों के दोनों समांतर रहेगा तब क्या होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं तल जो है, तो तल का दीर्घ अनुपात है ABC, एक्स वाई जेड का आगे यही है ना। रेखा का दीर्घ अनुपात है -1 2 3। तो अगर ये समांतर है तो समांतर केस में क्या होगा, गुना करके जोड़ देना है। तो ए के साथ -1 का गुना होगा तो -a हो जाएगा। बी के साथ अगर यहाँ पर लिख देते ए के साथ -1 का गुना होगा तो -a हो जाएगा। बी के साथ 2 का गुना होगा तो 2b हो जाएगा, और सी के साथ 3 का गुना होगा तो 3c हो जाएगा, और तीनों के योगफल क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच करें, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, दो तल है, दो तल का परस्पर क्या बोला है, लंब है। तो अभी तुरंत कंडीशन बता ही दिए कि दो तल अगर लंबवत होते हैं तो उसके दीर्घ अनुपात का गुणनफल जो होता है, गुणनफल का योग 0 होता है। तो इसका दीर्घ अनुपात A1 B1 C1 है, इसका दीर्घ अनुपात A2 B2 C2 है। ठीक है, तो दोनों का गुणनफल A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 का योग क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो डायरेक्ट ये कंडीशन ही दे दिया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से यहाँ पे आया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। इसका जो सी ऑप्शन है 400 है और डी जो है 88 है। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट बहुत बार आ रहा है, इसको हम चर्चा भी कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई वाला घटक के साथ आई का गुना होता है, मतलब 11 में कितना से गुना होगा, आई का, फिर जोड़ देना है जे वाला का घटक के साथ जे का। जे का यहाँ पर घटक कितना है, -7, तो -7 गुने यहाँ पर जे के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या होगा, माइनस साइन है तो -1 होगा, तो -1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर के का घटक कितना था, के का घटक -1 है तो -1 गुने यहाँ पर के का घटक कितना है, -5 है तो -5 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 11 में 8 से गुना होगा तो 88 हो जाएगा। और ये दोनों को दोनों माइनस में है, गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पर ही माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 5 से गुना होगा तो 5 रह जाएगा। तो 7 5 12 हो गया, 12 में 88 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
आगे का जो क्वेश्चन है वो है प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से। पी ऑफ ए का मान दिया है, ए का प्रायिकता दिया हुआ है, बी का प्रायिकता दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता दिया हुआ है। तो बोला क्या है, तो बोला है कि किसका प्रायिकता, ए का प्रायिकता जब बी घटित हो चुका है तब। तो ए का प्रायिकता जब बी घटित हो चुका है तो उसके लिए प्रायिकता का फॉर्मूला बताया कि ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। मतलब जो घटित हो चुका रहता है उसका प्रायिकता कहाँ पे लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। तो अब ये फार्मूला ध्यान में रखना है, तभी जाके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसका मतलब होता है ए का प्रायिकता जब बी घटित हो चुका है तब। इसके लिए फार्मूला होता है प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का डिवाइडेड बाई प्रायिकता बी का जो घटित हो चुका रहता है उसका प्रायिकता नीचे में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। इसका इंटरसेक्शन का प्रायिकता कितना दिया है, 4/11 बटे पी ऑफ बी का मान कितना दिया है, 9/11। नीचे वाला ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, तो 4/11 गुने 11 बटे कितना 9 हो जाएगा। तो 11 से 11 कट गया तो ये क्या होगा, 4/9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पी ऑफ ई दिया हो, पी ऑफ एफ दिया हो, यूनियन दिया हुआ, इंटरसेक्शन निकालना है। जब भी यूनियन इंटरसेक्शन का बात करते हैं तो इसमें एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है ध्यान में रखना है। तो एक फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला ध्यान में रखना है कि पी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का प्रायिकता जो होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो अब इसका अगर बात करते हैं हम, तो सबका मान यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर ए के रूप में लिखे है, यही हम लोग लिख सकते हैं किसके, ई और एफ के रूप में। तो ई यूनियन क्या हो जाएगा, ई यूनियन एफ हो जाएगा बराबर पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। इसमें यूनियन दिया हुआ है, यूनियन का मान दिया हुआ है तो यहाँ पर रख देंगे 6/7 है। पी ऑफ ई दिया हुआ है कितना है, 3/7 है, प्लस पी ऑफ एफ दिया हुआ है 5/7 है, और ये निकालना है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। सबसे पहले ये माइनस में है तो इसको बराबर के इस ओर लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। बाकी को इधर रहने देंगे, 3/7 5/7, और ये इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में 6/7। जब नीचे का हर समान होता है, डिनोमिनेटर समान होता है तो ऊपर में डायरेक्ट जोड़ घटाव करते हैं। तो दोनों प्लस में है तो 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 में से 6 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये 2/7 हो जाएगा। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। अवकल समीकरण दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, समाकलन गुणक निकालना है, जिसको जिसका कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको आईएफ भी हम लोग कहते हैं। समाकलन गुणक का बात करते हैं तो इसका जनरल रूप होता है dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। अब पी और क्यू क्या होना चाहिए, एक्स का फलन होना चाहिए, या पी और क्यू अचर भी हो सकता है। अगर अब इससे तुलना करेंगे, ये जो समीकरण दिया हुआ है dy/dx बराबर, इसको 2/x भी लिख सकते हैं इंटू वाई, 2y लिखा हुआ है तो 2/x लिख सकते हैं इंटू वाई बराबर x²। अभी जो y के आगे होता है वही p होता है, बराबर के उस तरफ होता है वो q होता है। हमको IF निकालने के लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ p का जरूरत पड़ता है, e के पावर p इंटू क्या होता है dx होता है। तो अगर यहाँ पे हम p का मान रखते हैं तो ये क्या है, 2/x इंटू dx हो जाएगा। हमको पता है इंटीग्रेशन में जो गुणांक होता है उसको बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1/x इंटू dx। सभी को पता है कि 2 इंटू 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x हो जाता है। क्या हो जाता है, log x हो जाता है। अब ये जो आगे में है उसको हम लोग कहाँ पे लेके जा सकते हैं, log का प्रॉपर्टीज होता है जो आगे में होता है उसको घात में लेके जा सकते हैं। और एक प्रॉपर्टीज जानते हैं हम लोग, वो क्या जानते हैं, तो e के पावर log f(x) रहता है
तो वो कितने के बराबर हो जाता है, वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ पर लॉग के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान में रखना है, तब जाके यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो इस क्वेश्चन का जो आई एफ का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।